हेलो गाइस, वेलकम टू रंकाइन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि ग्राम समाज एवं विकास का यूपी लेखपाल में 25 नंबर का वेटेज है और इसीलिए हमने अभी तक ग्राम समाज एवं विकास को कंटिन्यूअसली रंकाइन एकेडमी पे उसके वीडियोस प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने ग्राम समाज एवं विकास के 3 चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बच्चे 1, 2 और 3 चैप्टर नहीं देखे हैं जाकर उसको कंप्लीट कर लीजिए और जो उसके क्वेश्चन है उसको लगा लीजिए, ठीक है। तो आइए आज एक नया चैप्टर एक नए जोश के साथ स्टार्ट करते हैं। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, नाम से ही पता चल रहा है ग्राम का विकास और संदर्भ में भारतीय। ग्राम जो हैं वो विश्व के प्रत्येक देश में होंगे, लेकिन हम जो ग्राम विकास पढ़ेंगे गांव का विकास कैसे हुआ, ग्राम क्या है, गांव की क्या स्थिति है, गांव का सामाजिक ढांचा क्या है, गांव में कल्चरल ढांचा क्या है, भारत के संदर्भ में कि हमारे भारत के गांव कैसे हैं उनके संदर्भ में यह चैप्टर है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर नंबर 4 जो है वो गांव और गांव का डेवलपमेंट भारत के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। भारत एक ग्राम प्रधान देश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत की लगभग 80% आबादी जो है गांव में बसती है, अतः गांव के विकास के बिना राष्ट्रीय विकास संभव नहीं है। अब यदि गांव का विकास नहीं होगा, गांव में डेवलपमेंट नहीं होगा, गांव के लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं होंगी, तो क्या देश का विकास होगा? आप सोचिए, देश का विकास होगा? नहीं होगा। जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसका हाथ एक काफी मजबूत और मोटा हो गया और शरीर का अन्य भाग में लकवा मार दिया, तो क्या वह व्यक्ति मजबूत कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो उसी प्रकार से यदि पूरे भारत को हमें डेवलप देखना है, पूरे भारत को हमें विकसित देखना है, तो गांव का विकास तो करना ही होगा। बिना गांव के विकास से भारत डेवलप नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए सन 2011 में जनगणना हुई थी कि गांवों की स्थिति का अवलोकन करने के लिए कि गांव में क्या स्थिति है। तो जो डेटा निकल के आया था कि भारत में कुल गांव जो हैं 6,40,930 भारत में कुल गांवों की संख्या है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि सन 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांवों की संख्या 6,40,930 है, ठीक है ना। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक गांव का देश है, ठीक है ना, और कुल गांवों की संख्या 6,40,930 है। आइए कुछ और देखते हैं। जो गांव के निवासी होते हैं वो ग्रामीण समुदाय कहलाते हैं। जो गांव का समुदाय होता है वह ग्रामीण समुदाय कहलाएगा, ठीक है ना, और शहर का जो समुदाय होगा वो शहरी समुदाय कहलाएगा। तो जो गांव का समुदाय है वो ग्रामीण समुदाय कहलाएगा। सरल शब्दों में कहते हैं कि जिस समुदाय की अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि या पशुपालन से की जाती हो। जो गांव का समुदाय है, जो ग्रामीण लोग हैं, जो उनका कार्य है वो क्या है? कृषि या तो पशुपालन। इन्हीं दोनों चीजों पर आधारित वो कार्य करते हैं। गांव के लोग या तो कृषि पर डिपेंडेंट है या तो पशुपालन में। जो उनका समुदाय है वह यही दो मुख्य रूप से कार्य करता है। उसे ग्रामीण समाज या समुदाय के नाम से जाना जाता है। कोई यदि समुदाय कृषि या पशुपालन करता है, कोई भी समुदाय, जो भी समुदाय कृषि या पशुपालन करेगा, तो हम बोलेंगे कि यह ग्रामीण समुदाय का कार्य कर रहा है, अर्थात ऐसे समुदाय को ग्रामीण समुदाय हम बोल सकते हैं, ठीक है। आइए अब गांवों की परिभाषा जो है वो अलग अलग विद्वान जो हैं वो अलग अलग तरीके से बोले हैं कि गांव क्या है। देखिए, गांव के बारे में तुम्हें पता ही है कि गांव जो होता है वो थोड़ा सा शहर से अलग होता है और वहां का जो मुख्य कार्य होता है कृषि या पशुपालन होता है। लेकिन कुछ विद्वान, कुछ विचारक अपने मत दिए हैं गांव में। जैसे कि सैंडरसन के अनुसार, जो महाशय सैंडरसन जी हैं, इन्होंने गांव के बारे में क्या बोला था। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी परीक्षा में गांव के परिभाषा के फॉर्म में 4 आपको विकल्प देंगे गांव की विशेषता के बारे में और पूछ देगा यह कथन किनके अनुसार है। जैसे सपोज करिए कि गांव के बारे में 2 लाइन आपको लिख के दे दिया
और पूछ दिया यह कथन किनके अनुसार है, 4 ऑप्शन दे दिया, जैसे कि सैंडरसन का ऑप्शन दे दिया, ठीक है ना, रेडफील्ड का ऑप्शन दे दिया। तो यदि यह कथन आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग टिक नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन जो है यूपी लेखपाल के विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि सैंडरसन ने ग्रामीण समुदाय को किस नजरिए से देखा था, ठीक है ना। तो ग्रामीण समुदाय में स्थानीय क्षेत्र के लोगों की सामाजिक अंतःक्रिया तथा उनकी संस्थाएं शामिल होती हैं, जिसमें यह खेत के चारों ओर फैले झुपड़ियों या पूर्वा अर्थात गांव में रहते हैं, जो इनके सामान्य क्रियाओं का भी केंद्र है। तो महाशय सैंडरसन जी ने क्या बोला था कि गांव के जो लोग होते हैं वो गांव तक ही सीमित रहते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो गांव में ही होती है, उनके आसपास झुपड़ियां होती हैं, ठीक है ना, और उनकी सामान्य क्रियाओं का, जिसमें यह खेतों के चारों ओर फैले झुपड़ियों या पूर्वा अर्थात गांव में रहते हैं। तो अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि सैंडरसन के अनुसार जो गांव होता है वो बहुत अधिक विकसित नहीं होता, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होती, ठीक है ना। ये आजादी के पहले की सोच है, अब तो खैर गांव भी विकसित हो रहे हैं। तो क्या होता है कि झुपड़ियां होती हैं, गांव में मुख्यतः झुपड़ियां होती हैं, और जो गांव के कार्य होते हैं वो सामान्यतः गांव तक ही सीमित होते हैं, चाहे वो खेती करने, चाहे उनकी पानी की सुविधा हो, ठीक है ना, पशुपालन, कृषि, सब उनके आसपास ही होता है। ऐसा नहीं है कि इनका संबंध विदेश से होता है, इनकी कोई जहाजें आ रही हैं, उसमें से सामान आ रहा है तो एक खाना खाएंगे, ऐसा नहीं है। इनकी जो भी एक्टिविटी है वो आपस में सीमित होती है, ठीक है। अब ग्राम को एक सामाजिक इकाई भी माना जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक गांव की सामाजिक परिस्थितियां दूसरे गांव से भिन्न होती है। तो रेडफील्ड का जो मत है, उनका कहना यह है कि लगभग जो भी भारत के गांव हैं 6,40,000 समथिंग जो भी गांव हैं 930, वो सभी गांव एक समान नहीं है, यानी कि लाखों जो गांव हैं उनकी सबकी स्थिति एक समान नहीं है। हर गांव प्रत्येक गांव से लगभग भिन्न है, एक भी हो सकता है लेकिन एक ही होगा यह जरूरी नहीं है, ठीक है ना। दो गांव एक जैसे हो सकते हैं लेकिन दोनों गांव एक ही होंगे, क्योंकि वो गांव है इसलिए एक ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो रेडफील्ड का मानना है कि हम गांव को एक यूनिट मान सकते हैं कि एक गांव है तो यह एक गांव है, इसकी एक्टिविटी एक है, ठीक है ना, और दूसरा गांव है तो उसको हमें दूसरा यूनिट मानना पड़ेगा। मतलब कि 6,40,930 गांवों को हम एक यूनिट नहीं मान सकते। एक यूनिट का अर्थ क्या होता है कि सभी चीजें एक समान होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे एक परिवार है तो परिवार में अधिकतर ऐसा देखा जाता है, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, यदि कोई परिवार में जैसे सपोज करिए कोई मांस खाता है तो लगभग परिवार का हर सदस्य ही मांस खाता है। जैसे सामान्यतः देखा गया है कि 50% से ऊपर लोग तो खाते ही हैं, और किसी परिवार में नहीं खाते तो कोई नहीं खाता, एक भी व्यक्ति वहां पे नहीं खाता, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ क्या है कि एक इकाई में लगभग एक जैसी एक्टिविटी होती है, लेकिन हम 6,40,930 को एक यूनिट नहीं मान सकते, हर गांव अपने आप में अलग है। ऐसा कथन था रॉबर्ट रेडफील्ड नामक विद्वान का। यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार हम प्रत्येक गांव को एक इकाई मानते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। सभी गांव एक जैसे नहीं है, हर गांव में अपनी कुछ खासियत है, अपना कुछ अलगाव है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। यदि मैं बोलूं सैंडरसन के अनुसार तो जो गांव होते हैं उनमें झुपड़ियां होती हैं, ठीक है ना, और जो गांव की एक्टिविटी होती है, चाहे उनका रहन सहन, खान पान, सब कुछ गांव में सीमित होता है। तो आपने देख लिया कि सैंडरसन और रेडफील्ड का गांव के लिए दो अलग अलग सोच है, तो इन सोच से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। अब एक और विद्वान हुए लारी नेल्सन। अब ये क्या लिखते हैं गांव के बारे में, इसको हम देखते हैं, ठीक है, कि लारी नेल्सन जी का क्या मत है। ग्रामीण समुदाय के बारे में लारी नेल्सन लिखते हैं कि अभी थोड़े समय पूर्व कहानी अधिकांशतः ग्रामीण मनुष्य की ही कहानी है। तो इनका लारी नेल्सन का मत क्या है कि जो प्राचीन काल के गांव हैं, अर्थात हम आज जहां खड़े हैं, यदि मैं आजादी के पहले और थोड़े पहले की बात करूं तो ग्रामीण जो गांव के लोग थे वो बिल्कुल अपना जीवन और अपना जो विकास है, अपना डेवलपमेंट है, बिल्कुल स्टार्ट ही करने वाले थे, यानी कि ग्रामीण मनुष्य की ही कहानी है, ठीक है ना। यानी कि अभी थोड़े समय पूर्व कहानी अधिकांशतः कि
थोड़े समय पहले का जो इंसान था, कि मैं 300-400 साल पहले की बात करूं, तो सबकी कहानी ग्रामीण मनुष्य के समान ही थी। कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी वहां पे। यानी कि अभी का जो गांव है, ठीक है ना, और थोड़े समय पहले सारे मनुष्यों की कहानी अभी के गांव के समान ही है। बात समझ में आई ना, कि पहले बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं था, जैसे आज के गांव हैं, ठीक है ना, वैसे कुछ समय पहले तक शहर यानी कि विश्व के सभी लोग उसी प्रकार से रहते थे। कुछ इस तरीके के इनके मत हैं, ठीक है। हर किसी का विचार अपने आप में अलग हो सकता है, उस पर हमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो आपने देख लिया, सैंडरसन का विचार देख लिया, ठीक है ना, रेडफील्ड का विचार देख लिया, लॉरी नेल्सन का विचार देख लिया। अब मां कसम खा के इसको याद करने मत बैठ जाइएगा कि छोड़ूंगा नहीं, एक एक शब्द को याद करके ही मानूंगा। बस छोटा मोटा आइडिया होना चाहिए आपको कि सैंडरसन, रेडफील्ड और नेल्सन में क्या क्या अलगाव था उनके विचारों में गांव के लिए, ठीक है। अब देखते हैं ग्रामीण समाज के प्रकार, ठीक है। कि ग्रामीण का जो समाज है, जो गांव का समाज है, वो किस प्रकार से विभक्त है, यानी वहां पर कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। तो कृषि कार्य वाले गांव, ऐसे कुछ गांव होते हैं जहां पर कृषि, जहां पर खेती बाड़ी होती है, जहां पर एग्रीकल्चर होता है, ठीक है ना, जहां पर धान, गेहूं, चना, मटर की खेती होती है। ऐसे गांव के बारे में देखते हैं कि ऐसे गांव कैसे होते हैं। इस प्रकार के गांव या ग्रामीण समाज के सभी लोग सामान्यतः कृषि कार्य द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं। जैसे मैं किसी गांव को बोल दूं कि यह गांव जो है वह कृषि कार्य के लिए जाना जाता है, अर्थात उस गांव के लगभग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश लोग कृषि यानी कि खेती बाड़ी में संलग्न होंगे, ठीक है ना, वो खेतों की जुताई करते होंगे, बुआई करते होंगे, यानी कि इस प्रकार का कार्य वहां पर होता होगा। ऐसा गांव प्राय छोटा होता है तथा इस गांव के लोगों का रहन सहन सामान्य होता है। आज के परिवेश में भी यदि हम देख लें तो किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं हुई है, किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं हुई है। तो थोड़े समय और पहले और खराब थी, ठीक है ना। और जो गांव टोटली इसी कार्य पे डिपेंड है, खेती बाड़ी पे ही, क्योंकि जो लोग ऐसे परिवार से होंगे उनको पता ही होगा कि खेती में अनिश्चितता बहुत होती है। कि जो कृषक होता है, जो किसान होता है, उसने अपनी फसल को बो दिया तो लगभग 4 से 5 महीने तक वो इंतजार करेगा कि उसकी इनकम का जो सोर्स है वो साल में 2 से 3 बार ही बन पाता है, ठीक है ना। हर महीने उसको इनकम नहीं आती, वो वर्ष में 2 से 3 बार ही उसकी बुआई होती। उसमें क्या है कि बारिश नहीं हुई या बारिश अधिक हो गई, ठीक है ना, खेतों में जो फसलों में कोई रोग लग गया, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं मिल पाया, दवाएं या फिर खाद सही समय पे नहीं मिली, ओलावृष्टि हो गई, तो इस तरीके की जो संभावनाएं होती हैं जो फसल को खराब करने की, वो काफी अधिक होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो गांव थे, जो कृषि वाले गांव थे, जहां पर सिर्फ खेती होती थी, उनका रहन सहन बड़ा सामान्य होता था और ऐसे गांव छोटे प्रकार के होते थे, ठीक है। होते थे क्या, आज भी होते हैं, और समझ में आई ना। हाँ, गैर कृषि कार्य वाले गांव, और कुछ ऐसे गांव होते हैं जहां पर कृषि नहीं होती, ठीक है ना, तो उनके बारे में देखते हैं। इस प्रकार के गांव में खेती योग्य भूमि नहीं पाई जाती है। यहाँ का ग्रामीण समाज छोटे छोटे कार्यों को करता है। अब देखिए, जो कृषि है वो कहां पर होगी, वो खेतों में होगी, ठीक है ना। अब सपोज करिए कि भारत के हर क्षेत्र में या फिर हर एक एक पॉइंट का जो खेत है वो कृषि योग्य तो है नहीं कि वहां पर आप बीज डाल दिए और पैदावार आ जाएगी। कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं, जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र हो गया, पठारी क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, तो वहां पर खेती नहीं हो पाती, वहां पर बीज डालेंगे पैदावार नहीं होगा। लेकिन बस्ती तो वहां भी है, लोग तो वहां भी रहते हैं, अर्थात वह भी एक गांव है, लेकिन उस गांव के लोग खेती नहीं करते, वो किसी छोटे छोटे कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कोई बुनाई का काम कर रहा है, तो कोई कटाई का काम कर रहा है, कोई भेड़ पालन का कार्य कर रहा है, कोई बकरी पालन का कार्य कर रहा है, पशु पालन का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आप यदि रेगिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी आप देखें तो वहां पर खेती नहीं होती है, लेकिन वहां पर भी लोग हैं, ठीक है ना, तो वो इस तरीके कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं। अतः ऐसे ग्राम को दस्तकारों, कारीगरों अथवा शिल्पियों का ग्राम भी कहा जाता है। ऐसे ग्राम प्राय छोटे होते हैं।
कहने का अर्थ क्या है कि जहां पर कृषि नहीं होती वहां पर क्या होते हैं, कारीगर, शिल्पी, यानी कि वहां पर कुछ बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का छोटा मोटा काम होता है, जो कि मैंने बताया। अब बात करते हैं उपनगरीय ग्राम की। हम ग्राम को बांट रहे हैं कि जो भारत के गांव हैं वो किस किस कैटेगरी में होते हैं। तो पहला गांव हमने देख लिया कि कृषि वाले गांव, जहां पर खेती होती है। दूसरा गांव हमने देख लिया जहां पर कृषि नहीं होती है। जो तीसरा गांव है उसको देखेंगे उपनगरीय। नगर तो आप लोग को पता ही होता है, शहर। अब उपनगर क्या होता है कि वह पूर्णतः शहर भी नहीं है और पूर्णतः गांव भी नहीं है, ठीक है ना, अर्थात जो शहर से सटे हुए हैं। जैसे लोग होते हैं ना, अरे भाई साहब आपका गांव तो शहर के बिल्कुल पास है, आप लोग का तो चानी है, आप लोग का तो रंग है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे गांव को जो शहर नहीं हुए हैं लेकिन शहर के बिल्कुल समीप हैं, उनको उपनगरीय ग्राम बोलते हैं। जैसा कि आपको इसमें दिख भी रहा है कि वह ग्राम जिसकी सीमा नगर की बाहरी सीमा से संलग्न होती है। जैसे कोई शहर है तो उसके बिल्कुल सट के ही कोई गांव है, तो ऐसे गांव को हम उपनगरीय ग्राम की संज्ञा दे सकते हैं। ऐसे गांवों की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं में ग्रामीण तथा नगरीय विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। जैसे सपोज करिए अब कोई गांव है जो शहर के बिल्कुल पास है, अब 4 लोग गांव में रहते हैं और 4 लोग पर डे शहर जाते हैं और शहर से गांव में आते हैं, यानी कि कार्य करने, बिजनेस करने या फिर जॉब करने शहर जाते हैं। तो शहर जाएंगे तो वहां का रहन सहन, खान पान, ठीक है, बर्गर पिज्जा जो कि शहर में मिलता है उसको घर ले आएंगे। तो घर की जो रोटी है उसके साथ बर्गर पिज्जा मिक्स क्या होगा, मिक्स होगा, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो संस्कृति है, जो विशेषता है, जो खान पान है, उपनगर वाले गांव में नगर और गांव का दोनों का मिक्स होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है ना। वहां का कुछ फ्लो तो शहर की कुछ हवा तो आपके घर में भी आएगी। तो ऐसे गांव को उपनगरीय ग्राम बोलते हैं जो कि शहर के बिल्कुल समीप होते हैं, ठीक है ना। हाँ। और ऐसे गांव की जो आर्थिक स्थिति होती है वो जो बिल्कुल प्रॉपर गांव है उनसे अच्छी होती है, और ये गांव जो होते हैं वो कृषि वाले गांव से थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि आबादी यहाँ पर ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं औद्योगिक ग्राम की। ऐसे ग्राम जो है भारत में कम ही मिलते हैं, कृषि योग्य जो गांव है भारत में अधिक मिलते हैं, ठीक है ना। जिसका कभी क्रम आपसे पूछ ले तो इस तरीके से आप लगाइएगा कि कृषि वाले गांव भारत में अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे गांव में बड़े उद्योग अथवा कारखाने स्थापित होते हैं जिनसे गांव के लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। आपने एक गांव सुना होगा जमशेदपुर। पहले जमशेदपुर एक बिल्कुल पिछड़ा जंगल के एरिया का गांव था। वहां पर टाटा, रतन टाटा जी ने अपनी एक कंपनी लगाई, ठीक है ना। तो अब उसे टाटा के नाम से, यानी कि जमशेदपुर टाटा के नाम से ही उस गांव को, उस क्षेत्र को, उस नगर को जानते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि अब वह गांव बिल्कुल औद्योगिक गांव बन गया है क्योंकि उसके आसपास के सभी लोग उस कंपनी में, कोई कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है तो कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे गांव को हम औद्योगिक गांव की संज्ञा दे सकते हैं। देखिए औद्योगिक गांव का कहने का अर्थ ये नहीं है कि 100% लोग उसी कार्य में हो सकता है कि 10% लोग, 20% लोग कृषि में भी होंगे, कोई शिल्पकारी में भी होगा, लेकिन अधिकांश की बात हो रही है, अधिकता में लोग कौन सा कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो जिस गांव में कोई उद्योग है, कोई कारखाना है, वहां के अधिकांश लोग जाके वहां पे काम करते हैं, तो ऐसे गांव को हम औद्योगिक ग्राम की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं ग्रामीण समाज की विशेषताएं। हमने गांव की परिभाषा देख ली और जो भी विद्वानों ने गांव के बारे में अपने विचार रखे उनको देख लिया। जो गांव का विभाजन हमने देख लिया कि गांव को हम किन 4 विभाग में विभाजित कर सकते हैं, कृषि वाले गांव, बिना कृषि वाले गांव, ठीक है ना, उपनगरीय गांव, औद्योगिक गांव। ये हमने देख लिया कि गांव को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं ग्रामीण समाज की विशेषताएं, ठीक है। आप लोगों ने शहर की तो खूब विशेषताएं देखी होंगी कि यहाँ पर मॉल है, यहाँ पर हॉल है, यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, अच्छी सड़कें होती हैं, ठीक है ना, हर ऐसो आराम की चीज यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो आइए देखते हैं कि ग्रामीण समाज की क्या विशेषताएं हैं। गांव का आकार छोटा होना, मैं जब आपको पढ़ा रहा था तो मैं आपको बार बार बता रहा था कि कृषि, बिना कृषि गांव जो होते हैं अधिकांशतः छोटे होते हैं, ठीक है ना। गांव में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति का घर है
तो 10 एकड़ 20 एकड़ उसकी जमीन होगी, तो उसकी जमीन में तो कोई दूसरा घर बना नहीं पाएगा, ठीक है ना। ऐसे 20 लोग हो गए और 20 की वहां पे जमीनें हैं, एक गांव बन गया, बात समझ में। इसलिए वहां पर छोटे होते हैं, यानी कि उनका आकार छोटा होता है, वहां पर लोग कम पाए जाते हैं, बात समझ में आई ना। तो कहने का क्या है कि वहां पर लोगों के पास, गांव में जो कृषि करते हैं उनके पास जमीनें अधिक होती हैं, तो आसपास उनकी ही जमीनें हैं, तो और लोग जाकर अपना घर बना नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो बेचेंगे ही नहीं, उनका कार्य ही एग्रीकल्चर है, यदि वो बेच देंगे तो खाएंगे क्या, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से एक समुदाय के रूप में गांव का आकार काफी छोटा पाया जाता है। इसका मुख्य कारण ग्रामीणों द्वारा अपनी कृषि भूमि के पास रहने की प्रवृत्ति। देखिए, मैं इसी बात को आपको बता रहा था कि जो ग्रामीण होते हैं अपने खेतों के आसपास रहते हैं, उसमें खेती करते हैं, ठीक है, उनका मुख्य व्यवसाय ही वही है, तो इसलिए गांव सामान्यतः छोटे पाए जाते हैं। ये जो डेटा आप यहाँ पर दिख रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश के लगभग 6 लाख गांव में, ठीक है ना, भारत की 69% 68.89% आबादी निवास करती है। ये कब की जनगणना है? ये सन 2011, ठीक है ना। अभी हमने देखा था कि 6,40,930 टोटल गांव हैं, तो उनमें से यदि मैं सिर्फ 6 लाख को ही लूं, 40,930 को मैं ना लूं, तब भी 68.89, ठीक है ना, लगभग 31% ही शहर में रहते हैं, 70% गांव में रहते हैं, और मैं सिर्फ 6 लाख की बात कर रहा हूं, 40,930 अभी भी बाकी हैं, बात समझ में। इनमें से 3.38 लाख ऐसे गांव को देखा गया जहां की आबादी 1000 से भी कम है। देखिए, अब मैं आपको भी बताया हूं कि गांव जो होते हैं, गांव का आकार काफी छोटा होता है। इस बात की पुष्टि यहां से मिल रही है कि 3,38,000 गांव ऐसे हैं कि जहां पर सिर्फ 1000 की आबादी, यानी कि उससे भी कम है। आप यदि शहर में किसी मोहल्ले में चले जाए ना, तो एक गली में आप टॉप टू फर्स्ट टू लास्ट गए तो 1000 लोग तो आपको वहीं मिल जाएंगे, बात समझ में आई ना। लेकिन लगभग भारत में 3,38,000 ऐसे गांव हैं कि उन गांवों की आबादी 1000 से कम है। तो हम बोल सकते हैं कि भारत में गांवों का आकार काफी छोटा होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, परिवार में एक रूपता का होना। गांव में ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि परिवार में बड़ी यूनिटी रहती है। लोग ऐसा मानते हैं कि यदि आपके परिवार में अलगाव हुआ तो आपकी इज्जत चली जाएगी, यानी कि सामाजिक प्रेशर, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की समाज की परंपरा है कि वहां पर एक रूपता का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ग्रामीण लोग पारिवारिक सम्मान के विषय में सर्वदा सजग रहते हैं। देखिए, मैं इसी को बता रहा था कि गांव में अलगाव का अर्थ क्या है कि सम्मान चला गया आपका, ठीक है ना। यह ऐसी एक सोच है जो कि अच्छी भी है। परिवार को टूटने से बचाने तथा पारिवारिक समस्याओं एवं अन्य परिवारों से गोपनीय रखे निपटने का वे भरसक प्रयास करते हैं। यानी कि जो गांव के लोग होते हैं वह चाहते हैं कि हमारा परिवार एक सीमित रहे, ठीक है ना। और सीमित का मतलब कि साथ साथ रहे, सीमित नहीं साथ साथ रहे, ठीक है ना। इसके लिए वो भरसक प्रयास करते हैं कि जहां तक हो सके उतना प्रयास करते हैं कि परिवार में विखंडन ना आए, परिवार हमारा टूटे ना, एक रूपता परिवार की बनी है, ठीक है ना। अब एक रूपता का अर्थ क्या है कि जहां पर लगभग 3 पीढ़ियां यदि साथ हैं तो हम बोलेंगे कि वो परिवार एक, उस परिवार में एक रूपता है, उस परिवार में यूनिटी है, ठीक है ना। कम से कम 3 पीढ़ियां जहां पर साथ हैं। उपभोग पर आधारित आर्थिक संरचना। देखिए, आर्थिक संरचना यानी कि जो गांव के लोग होते हैं उनका आर्थिक, उनकी इनकम कहां से होती है, खान पान कहां से जनरेट करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ग्रामीण समुदाय के लोग मुख्यतः उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि, मजदूरी तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। आर्थिक यानी कि इनकम कहां से आएगी, खान पान, ठीक है ना, उसके लिए वो कृषि पे, मैंने आपको बताया खेतिहर होते हैं, मजदूरी या फिर जिनके पास खेत कम है या फिर खेत नहीं है वो थोड़े से शहर में जाकर या फिर बड़े बड़े किसानों के पास जाकर मजदूरी करते हैं। इस तरीके के कार्य करके वो अपने परिवार का पालन पोषण भरण पोषण करते हैं। बंद सामाजिक स्त्रीकरण का होना। देखिए, गांव में क्या है, रूढ़िवादिता बहुत होती है, ठीक है ना, कि हम इस जाति के हैं तो हम इसी जाति में हमारी मैरिज होगी, ये हमारे घर की, हमारे गांव की परंपरा है, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें जो होती हैं
रूढ़िवादित्य, परंपरा और जाति व्यवस्था, ठीक है ना, कि तुम उस जाति के हो, हम इस जाति के हैं, ये सब चीजें जो होती हैं शहर के कंपैरिजन में गांव में अधिक होती हैं, ठीक है। कृषि मुख्य व्यवसाय, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गांवों के निर्धारण का मुख्य आधार कृषि है। जो भारत ग्राम विकास जो है, हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का ही नाम है ग्राम विकास भारत के संदर्भ में। तो गांवों की 70 से 75% आबादी जो है वो कृषि में संलग्न पाई जाती है। जैसे मैं बोलूं कि यदि 100 करोड़ आबादी भारत की गांव में रहती है, ठीक है ना, 100 करोड़, तो इसमें से लगभग 75 से लेकर 70 से 75 करोड़ लोग का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि ही है। यानी कि 70 से 75 करोड़ लोग वो कृषि कार्य में ही संलग्न है, या कृषि या पशुपालन, ठीक है। प्रकृति से निकटता, गांव के लोग जो होते हैं प्रकृति प्रेमी होते हैं, वो सूर्य नमस्कार करते हैं, पौधे लगाते हैं, सुबह उठ के पौधों को पानी देते हैं, ठीक है ना, यानी कि वो प्रकृति से काफी जुड़े हुए होते हैं। शहर की तरह नहीं कि गर्मी लगी तो एसी लगवा लिया, ठीक है ना। गांव के लोग गर्मी बढ़ जाएगी तो अपने घर के आगे पेड़ लगा लेंगे कि छाया मिलेगी, ठीक है। अब चाहे उनकी आर्थिक मजबूरी आप समझ लें, चाहे उनकी प्रकृति से जो है लगाव समझ लें, लेकिन गांव के लोगों को सामान्यतः देखा गया है कि उनका प्रकृति से काफी ज्यादा प्रेम रहता है। और गांव के जो लोग होते हैं, जैसे कि पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, शिकार आदि, इन पर अपना भरण पोषण उनका निर्भर करता है। धर्म एवं रूढ़ियों तथा प्रथा का महत्व, गांव में क्या है कि धर्म, परंपरा, पीढ़ियां, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि आप इस धर्म के हैं तो आपकी इस तरीके की एक्टिविटी होनी चाहिए, आपका पहनावा इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है ना, आपका लुक इस तरीके का होना चाहिए, आपकी परंपरा ऐसी होनी चाहिए, आपकी प्रथाएं ऐसी होनी चाहिए। इस तरीके का जो प्रचलन है वो गांव में अधिक है कंपेयर टू शहर के, ठीक है। परंपरा, रूढ़ियां तथा सामाजिक नियंत्रण गांव में अधिक होता है, यानी कि आपके ऊपर सामाजिक दबाव होता है, ठीक है। देखो कुछ गांव के बच्चे भी शहर भी आते हैं, तो यदि कभी उनसे कोई दोस्त यार हंसी मजाक में बोल भी दे, कहेंगे अरे भाई साहब हमारे गांव में तो ऐसा अलाउड नहीं है, आप समझ में आई ना। तो कहीं ना कहीं वह उसी गांव की प्रथा और परंपरा की बात करते हैं कि जो उनके गांव में प्रचलित है, बोलते हैं ना कि हमारा समाज इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं वो उसी परंपरा की बात करते हैं, जैसा कि शहर में। और एक उसका दोस्त क्या बोलेगा, अरे भाई मेरे यहाँ तो ऐसा कोई दिक्कत है, हम तो शहर वाले हैं, ठीक है ना। तो यह कहीं ना कहीं गांव और शहर की परंपरा में डिफरेंस बताता है। आइए आगे देखते हैं, जजमानी प्रथा का महत्व। जजमानी शब्द जो है वो हो सकता है कि कुछ लोग इससे परिचित ना हो। जजमानी का मतलब क्या है कि एक विशेष वर्ग या फिर जाति आपको सेवाएं देंगी। जैसे कोई आपके बाल काटने आएगा, एक हफ्ते में एक बार आपके घर आएगा, कोई आपके घर कर्मकांड होगा, पूजा पाठ होगा, तो कोई व्यक्ति, मतलब वही व्यक्ति फिक्स है, फिर उसके बेटे आएंगे, फिर उसके बेटे आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार की परंपरा होती है, उसको जजमानी बोलते हैं कि भैया इस व्यक्ति की इनके घर जजमानी है। यदि इनके घर इस प्रकार का कोई भी एक्टिविटी होगा तो इसी के परिवार के लोग आएंगे कि इनकी जजमानी इनके पास है, ठीक है ना। तो इस तरीके की प्रथाएं भी गांव में है। खैर अब तो काफी कम हो गया है, लेकिन पहले काफी अधिक थी। इन सेवाओं में कर्मकांड संपन्न कराना, कर्मकांड मतलब कि पूजा पाठ इस तरीके की। हजामत, हजामत की मैंने बात की, बाल काटना, दाढ़ी काटना, ठीक है ना। तो एक खास परिवार का ही एक काम होता था कि वो प्रत्येक के घर जाकर उसकी सेवाएं देगा। जैसे कृषि हेतु मजदूरी की, किसी कोई व्यक्ति है तो उसने 2-4 घर को फिक्स कर रखा है कि मेरे घर पे कोई भी काम होगा तो तुम ही लोग आना। तो इस तरीके की जो परंपरा थी, कार्य थे, उसको जजमानी भी बोलते थे कि इस व्यक्ति की इनके घर जजमानी है, ठीक है। संयुक्त परिवार प्रणाली को हमने देख लिया। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग, जिस परिवार में 3 पीढ़ी, ठीक है ना, जैसे दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, आप भी मैरिड हैं, उसको 3 पीढ़ी बोलेंगे। जहां पर ऐसे 3 पीढ़ी के लोग साथ हैं तो बोलेंगे कि यह परिवार संयुक्त परिवार है। और ऐसे परिवार ज्यादातर गांव में ही देखे जाते हैं, भारत के गांव में, ठीक है ना। और जो गांव के लोग होते हैं उनमें समाज की, गांव की, जाति की जो परंपरा होती है वो एक समान होती है कि यह इस जाति का व्यक्ति है,
तो यह इस परंपरा को फॉलो करता होगा, यह इस धर्म का व्यक्ति है तो इस परंपरा को फॉलो करता होगा। इस तरीके की जो सोच है वो आज भी भारत के गांव में देखने को मिलती है। ठीक है, और गांव के लोगों में थोड़ी चालाकी कम होती है, स्वार्थ से परे होते हैं, यानी कि स्वाभिमान उनके अंदर थोड़े ज्यादा होता है। बात समझ में? तो इस तरीके से आपने देख लिया कि गांव की परिभाषा क्या है और गांव का विभाजन कितने भाग में विभाजित है और गांव की विशेषता क्या है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि ग्राम समाज एवं विकास का कंप्लीट चैप्टर विथ क्वेश्चन रैंकाइन एकेडमी पे सब कुछ अपलोड होगा। प्रीवियस ईयर के पेपर आएंगे, टेस्ट पेपर आएंगे, सब कुछ। ठीक है ना। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चैप्टर नंबर 4 का आज पहला लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है ना। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे इस चैनल को फॉलो नहीं किए प्लीज फॉलो करके हम लोग का मोटिवेशन और बढ़ाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।